मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ओजलर अपनी फैमिली के साथ आउट ऑफ द सिटी वेकेशंस गुजारने के लिए आया हुआ है। तभी उसको लोकल पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और वो पता चलता है कि लोकल होटल में 2 फॉरेनर्स का मर्डर हो गया है और उसको ये केस सॉल्व करने के लिए फ़ौरन आना होगा। सो वो फार्म हाउस से निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में अपने पुलिस स्टेशन फ़ोन करके कहता है कि आखिर क्या ज़रूरत थी मेरा नंबर देने की। यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस गुजारने आया हूँ या केस सॉल्व करने आया हूँ। जिस पर सामने से जवाब आता है कि हमने तो आपका नंबर किसी के साथ शेयर किया ही नहीं, तो आपको किसकी तरफ से कॉल आ गई। ये सुनने के बाद ओजलर फौरन गाड़ी घुमाता है और वापस अपने फार्म हाउस पे जाता है, यानी कि ये एक फेक कॉल थी। और वो जैसे ही फार्म हाउस पे पहुंचता है तो वहाँ जाके देखता है कि उसकी बेटी और उसकी वाइफ मिसिंग है। और फिर हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ ओजलर सो नहीं पा रहा होता और वो हर रात उठकर अपनी डॉटर और वाइफ के मर्डरर का बयान सुनता है, जिसमें वो बताता है कि ओजलर ने उसको ड्रग केस में अंदर किया था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हुई। सो उसने गुस्से में आकर उसकी वाइफ और उसकी डॉटर का मर्डर कर दिया। और मर्डर करते टाइम वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था, जिसकी वजह से उसको नहीं याद कि उसने उसकी वाइफ और डॉटर को कहाँ पे दफनाया है। मूवी के नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ओजलर जेल जाता है और रोज़ वो खाना लेके जाता है उस मर्डर के लिए जिसने उसकी वाइफ और डॉटर को मारा था। लेकिन वो मर्डरर उसको डेली यही जवाब देता है कि उसको नहीं याद कि उसने आखिर उसकी डॉटर और वाइफ को कहाँ पे दफनाया, क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा नशे में था। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नवीन नाम का लड़का जो कि सॉफ्टवेयर हाउस पे जॉब करता है अपने घर के लिए निकल रहा होता है और रास्ते में एक ट्रक उसको बुरी तरह टक्कर मार के गिरा देता है। नवीन को बुरी हालत में हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है जहाँ उसकी सर्जरी की जाती है। होश में आने के बाद नवीन डॉक्टर्स को बताता है कि उसके पैरों में सेंसेशन नहीं महसूस हो रही, जिस पे डॉक्टर जवाब देता है कि अक्सर ऑपरेशन के बाद ऐसा ही होता है, तो बी रिलैक्स। और साथ ही उसकी वाइफ को कहता है कि आज इसकी बर्थडे है, सो उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी करते हैं ताकि वो ये देख के मज़ीद रिलैक्स हो सके। सो उसकी वाइफ केक लेने के लिए मार्केट चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस आती है तो वो देखती है कि नवीन का मर्डर हो चुका है। ओजलर और उसकी टीम मर्डर स्पॉट पे पहुंचती है, जहां ओजलर को मर्डरर की तरफ से कार्ड मिलता है जिस पे लिखा होता है कि सेलिब्रेशंस रहने दो, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और सबसे पहले वो उस वैन ड्राइवर को इन्वेस्टिगेट करती है जो नवीन को हॉस्पिटल लेकर आया था, जिस पे वो बताता है कि उसको एक गल्फ कंट्री के नंबर से कॉल आई थी और उसने नवीन के बारे में बताया था। सो वो नवीन को हॉस्पिटल लेकर आ गया। नवीन की वाइफ पुलिस वालों को बताती है कि उसकी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी जो उसको मार सके, जबकि हॉस्पिटल स्टाफ भी यही कहता है कि हमारी भी किसी से दुश्मनी नहीं है जो हमारे हॉस्पिटल में मर्डर हुआ है ताकि हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब हो सके। ओजलर का सारा शक हॉस्पिटल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ पे होता है, क्योंकि नवीन की मौत एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड की वजह से हुआ था और उसकी लेग पे डीप कट था और लेग्स पे सेंसेशन ना होने की वजह से नवीन को बेहोशी में मालूम ही ना हुआ कि उसकी लेग से ब्लड बह रहा है। और मर्डरर ये बात जानता था, यानी नर्सिंग स्टाफ में से किसी ने मर्डरर के साथ नवीन की रिपोर्ट्स शेयर की होंगी, लेकिन नर्सेज इस बात से सहमत नहीं होती। अब पुलिस नवीन के फादर डॉक्टर शिवराज से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं और डॉक्टर शिवराज से पूछते हैं कि कहीं आपका ऐसा कोई दुश्मन हो जिसने आपके बेटे की हत्या कर दी हो। इस पे उसके फादर जवाब देते हैं कि मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं जो इतना बड़ा स्टेप ले सके। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि नवीन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। अब ओजलर और उसकी टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर्स के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर भी नवीन के मरने की वजह सेम ही बताते हैं कि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, और साथ वो ये भी बताते हैं कि मर्डरर का मेडिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने टांग के जिस हिस्से पे कट लगाया वो एक मेडिकल एक्सपर्ट ही लगा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उसका इतना अच्छा नहीं है। अब ओजलर और उसकी टीम सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर नवीन को किस गाड़ी ने हिट किया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात के एक पहर जब एक आदमी अपनी बाइक से घर वापस जा रहा होता है तो उस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और जैसे ही वो उसको मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पे वही ट्रक आ जाता है जिसने नवीन को भी हिट किया था, जिसे देख के किलर्स वहाँ से भाग निकलते हैं। ट्रक वाला इस आदमी की मदद करता है और इसको हॉस्पिटल ड्रॉप करके वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन हम देखते हैं कि रात को वही ट्रक हॉस्पिटल वापस आता है और
उसमें से एक शख्स उतर के हॉस्पिटल वार्ड में आके नवीन की तरह ही उस आदमी की लेग पे डीप कट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ओजलर और उसकी टीम भी वहाँ पे पहुंच जाती है और ओजलर को दोबारा से एक कार्ड मिलता है जिसपे लिखा होता है हैप्पी बर्थडे। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पे ओजलर को मालूम होता है कि जिस बंदे ने इस आदमी को ड्रॉप किया था उसकी वॉकिंग स्टाइल और जिस बंदे ने उस आदमी का कत्ल किया उसकी वॉकिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, यानी वो दो लोग हैं। अब पुलिस वाले उस आदमी के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और उसके पिता से मिलते हैं जिसका नाम राघवन होता है। राघवन एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन होता है और ड्रग एडिक्शन की वजह से वो कुछ भी याद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो उनको कुछ भी प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता। दूसरी तरफ कॉन्टिन्यूसली 2 मर्डर्स होने की वजह से ये बात मीडिया पे भी फैल जाती है और मीडिया इस सीरियल किलर को बर्थडे सीरियल किलर का नाम देते हैं। मूवी के नेक्स्ट सीन में उसी गाड़ी को एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा दिखाया जाता है, जिसपे से एक मास्क पहने शख्स उतरता है और वो रेस्टोरेंट के मैनेजर से मिलता है और उसको कुछ खाने के लिए देता है। और उस मास्क वाले शख्स के जाने के बाद रेस्टोरेंट का मैनेजर कुछ देर बाद बेहोश हो जाता है। मैनेजर की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई होती है, सो डॉक्टर उसकी एमआरआई कर रहे होते हैं और तब भी वहाँ लाइट चली जाती है। सो एमआरआई ऑपरेटर लाइट को टर्न ऑन करने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि किलर मेडिकल सूट में एमआरआई स्कैनर के एमआरआई लैब में घुसता है और मैनेजर की भी टांग पे वैसे ही डीप कट लगाता है जैसे वो पहले 2 विक्टिम्स पे लगा चुका होता है। जैसे ही लैब असिस्टेंट वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि मैनेजर का किसी ने मर्डर कर दिया है और ये बर्थडे किलर का काम होता है। अब ओजलर और उसकी टीम स्पॉट पे पहुंच के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और डॉक्टर दोबारा से ओजलर को सेम पैटर्न फॉलो किए जाने के बारे में बताता है। ओजलर डॉक्टर को मैनेजर के बेहोश होने की वजह ढूंढने को कहता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट का स्टाफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान ओजलर को बताता है कि आखिरी बार एक शख्स मैनेजर से मिलने आया था जो अक्सर घी सप्लाई करने के लिए रेस्टोरेंट में आता था। सो अब ओजलर उसको प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए उसके बैंक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बैंक पहुंच जाता है। बैंक से मिलने वाली डिटेल्स को जब वो क्रॉस चेक करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि जिस इंसान के नाम पे बैंक का अकाउंट था वो इंसान 5 साल पहले ही मर चुका है। दूसरी तरफ फोरेंसिक डॉक्टर ओजलर को बताता है कि मैनेजर के स्टमक से एक खास केमिकल निकला है जिसकी वजह से मैनेजर अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो गया था। ओजलर अपने दिमाग में इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक सामने स्कूल से डिबेट कंपटीशन की आवाज़ आ रही होती है, जिसमें डिबेट हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन के साथ आ रही होती हैं और यहीं ओजलर का दिमाग ट्रिगर करता है कि शायद सीरियल किलर की तरफ से छोड़े गए नोट्स हिंदी में ना हो के किसी और लैंग्वेज के हों। और मज़ीद सर्च करने पर ओसलर की टीम को पता चलता है कि ये लाइंस एक लैटिन कोड की हैं जो कि लंदन में एक हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में लिखी हुई है। मतलब ये था कि सीरियल किलर भी शायद किसी हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज के स्टाफ में से हो सकता है। ओसलर इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए डॉक्टर सतीश की सहायता लेते हैं, जो कि ओसलर को बताते हैं कि उन्होंने ये वर्ड्स कोहिनूर मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में लिखे हुए देखे हैं। इन कोड्स को पढ़ने के बाद ओसलर को पता चलता है कि इन कोड्स में 2 वर्सेस और भी हैं, जिसका मतलब था कि किलर ने अभी 2 और मर्डर्स करने हैं। ओसलर और उसकी टीम वहाँ की मैनेजमेंट से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना शुरू करती है, जिसपे मैनेजमेंट जवाब देती है कि यहाँ हर साल 200 स्टूडेंट पास आउट होकर निकलते हैं और इस तरह ये बताना मुश्किल है कि किसी की किसी से क्या दुश्मनी चल रही थी और इसको रिकॉल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओसलर और उसकी टीम को यहाँ से भी कोई सुराग नहीं मिल पाता। ओसलर और उसकी टीम मैनेजर के पेरेंट्स सेल्वराज के पास जाते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन कर सकें। सेल्वराज से पूछने पर उनको पता चलता है कि उनके काफ़ी सारे दुश्मन थे, क्योंकि वो बिजनेस करते थे तो बिजनेस में छोटे मोटे दुश्मन चलते रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ओसलर शेल्फ से पड़ी बुक्स को देख रहा होता है, जिसमें से उसको एक मेडिकल की बुक मिलती है। तो वो सेल्वराज से पूछते हैं कि ये बुक किसकी है, जिस पे सेल्वराज जवाब देता है कि ये बुक मेरे बेटे की कज़न की है, जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है और वो कुछ अरसे के लिए यहाँ पे रही भी थी। ओसलर को यहाँ से भी कोई सुराग नहीं मिल पाता। तभी ओसलर को उसकी एक टीम मेंबर बताता है कि उसने एक बाइक राइडर ढूंढा है जो कि उस रात वहाँ पे मौजूद था जब वनीत का एक्सीडेंट हुआ था। बाइक राइडर उन्हें बताता है कि एक्सीडेंट के टाइम पे 2 गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद थी, एक जीप और दूसरा ट्रक। अब ओसलर और उसकी टीम उस ट्रक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू करते हैं और लकीली उनको ट्रक ड्राइवर के बारे में पता चल जाता है। ट्रक ड्राइवर बताता है कि उस रात जब एक्सीडेंट हुआ था उसने अपना ट्रक रोक कर उनकी मदद करना चाही थी, लेकिन उन्होंने उसको मदद करने से मना कर दिया और वहाँ से जाने का कहा।
और उस शख्स ने काफ़ी अजीब किस्म की डिवाइस गले पे लगा के बात की थी, जिसकी आवाज़ से वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था और वो वहाँ से भाग निकला था, जिससे साफ ज़ाहिर था कि किलर एक गूंगा पर्सन है और वो बोलने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस यूज़ करता है जो यूजुअली वो लोग यूज़ करते हैं जो डिफरेंट डिजीज़ की वजह से अपनी आवाज़ खो देते हैं। मजीद रिसर्च करने पे पता चलता है कि ये डिवाइस 3 साल पहले ही इंट्रोड्यूस कराई गई है और इसको अब तक 90 लोग यूज़ करते हैं। अब सवाल ये था कि 90 लोगों की इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी कैसे की जाएगी, जबकि किलर अपने नेक्स्ट 2 मर्डर्स की प्लानिंग कर रहा है, जिस पे ओजलर काफी ज्यादा स्मार्टली सोचते हुए कहता है कि किलर ने जिस शख्स का फेक अकाउंट यूज किया है हो सकता है किलर उसी के घर के करीब रहता हो और इस लिस्ट के अंदर जो शख्स उस होम टाउन के करीब रहता है उसकी इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले करेंगे। यूँ उनके सामने एक नाम कृष्णा दास आता है और वो कृष्णा दास इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। हाँ, उनको कृष्णा दास तो नहीं लेकिन उनकी मदर मिलती है जो कि ओजलर को बताती है कि कृष्णा दास एक काफी अच्छा सिंगर हुआ करता था, लेकिन उसकी थ्रोट में टॉन्सिल्स बन जाने की वजह से उसकी आवाज चली गई। ये जानने के बाद ओजलर फौरन उनसे पूछता है कि क्या आपने इसका ट्रीटमेंट कोहिकोर मेडिकल कॉलेज से करवाया था। इस पे वो काफी ज्यादा अफसोस से जवाब देती है कि हाँ, हमने इसी मेडिकल कॉलेज से ट्रीटमेंट करवाया था और वो उससे कृष्णा दास की रिसेंट पिक्चर की भी डिमांड करते हैं। ओजलर और उसकी टीम को पिक्चर देखने के बाद काफी ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि कृष्णा दास एक काफी ज्यादा बूढ़ा इंसान होता है और उसके तमाम 3 विक्टिम्स काफी ज्यादा यंग होते हैं और ओजलर समझ जाता है कृष्णा दास शायद उनके पेरेंट्स से बदला लेने के लिए उनके बच्चों को मारा है। जैसे कि नवीन के फादर ने 1988 से 1990 के दरमियान कैलिकट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की, तो हो सकता है कि नवीन के फादर की दुश्मनी कृष्णा दास से रही हो। ओजलर डॉक्टर शिव कुमार को फोन करके बताता है कि उन्होंने एक सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है और ये वही है जिसने 1989 में आपके मेडिकल कॉलेज से अपना ट्रीटमेंट करवाया था। जिस पर डॉक्टर शिव कुमार जवाब देते हैं कि मैं जनरल मेडिसिन की पीजी में था और मेरा सर्जरी से कोई लेना देना नहीं था, तो कृष्णा दास से मेरा किसी भी तरह की दुश्मनी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए ओजलर और उसकी टीम कैलिकट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाती है, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड्स न होने की वजह से वो उनसे कुछ समय मांगते हैं। इसी दौरान ओजलर वहाँ पे बुक का सेकंड एडिशन देखता है जो उसने सेल्वीराज के घर में देखी होती है, जिसका मतलब ये था कि ये बुक काफी ज्यादा पुरानी है, कोई भी रिसेंट स्टूडेंट इस बुक को नहीं पढ़ना चाहेगा, जिसका मतलब ये हो सकता है कि सेल्वीराज का भी मेडिकल बैकग्राउंड मौजूद है। मेडिकल कॉलेज में क्रॉस चेक करने के बाद ये बात कंफर्म हो जाती है कि सेल्वीराज भी एक मेडिकल स्टूडेंट रहा था। अब ओजलर सेम बैच के एक ओल्ड स्टूडेंट से मिलता है जो सेल्वीराज के बारे में काफ़ी सारी बातें बताता है, जिनमें से एक बात ये होती है कि सेल्वीराज को नशे की आदत की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया था। साथ ही उनके चौथे फ्रेंड अलेक्जेंडर के बारे में भी बताता है जो कार एक्सीडेंट की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया था। फ्रेंड सेवी के बारे में भी बताता है जो कि फोरेंसिक सर्जन है। ओजलर के पास बाकी 2 मर्डर्स होने वाले लोगों की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। डॉक्टर अलेक्जेंडर अनमैरिड होते हैं जिसकी वजह से उनकी कोई औलाद नहीं होती, यानी कृष्णा दास डायरेक्ट डॉक्टर अलेक्जेंडर को मारेगा, जबकि सेवी की डॉटर अमेरिका में स्टडी कर रही होती है। पुलिस टाइम रहते सेवी की डॉटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने से पता चलता है कि वो दुबई में किसी रिलेटिव की शादी में मौजूद हैं। फिर कॉन्टैक्ट किया जाता है तो वो काफ़ी गुस्से में रिस्पॉन्स करते हुए कहते हैं कि मैं इस बारे में पुलिस को काफ़ी दफ़ा इन्फॉर्म कर चुका हूँ, लेकिन पुलिस ने कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया और गुस्से में आके वो कॉल कट कर देते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर सेवी अपने ऑपरेशन के लिए लोकल हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, जहां उनसे ओजलर खुद जाके मिलते हैं और उनको बताते हैं कि उनकी जान खतरे में है और वो बर्थडे किलर का नेक्स्ट शिकार हो सकते हैं। ये जानने के बाद सेवी नॉर्मल बिहेव करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ओजलर को अनयूजुअल लगता है। सेवी ओजलर की बात सुनने के बाद फ़ौरन शिवराज और सेल्वीराज को फ़ोन करके सारी बात बताता है। शिवराज काफी ज्यादा परेशान होता है और अपना घर छोड़ के चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस राघवन को बुला के पूछती है कि आखिर उसका मेडिकल कॉलेज से क्या नाता है, लेकिन राघवन कोई भी बात नहीं बताता क्योंकि वो नशे का आदी होता है और उसे कोई बात याद नहीं रहती। अब ओजलर को क्लियर होता है कि अलेक्जेंडर, शिवराज और सेल्वीराज और सेवी से कृष्णा दास इस बात का बदला ले रहे हैं कि उन्होंने इसकी सर्जरी गलत कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ जा चुकी और तभी उसका टीम मेंबर आके बताता है कि अलेक्जेंडर अपने घर आ चुका है
अलेक्जेंडर ओज़लर को फ़ोन करके खुद कहता है कि वो अब सब कुछ बता देगा और उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाता है। अलेक्जेंडर ओज़लर को फ़ोन करके अपने घर बुलाता है और कहता है कि अब वो सब कुछ सच बताएगा। इससे पहले अलेक्जेंडर ओज़लर को सब कुछ बताता कृष्णा दास अपने साथियों के साथ अलेक्जेंडर के घर पे अटैक करता है और कृष्णा दास के लोग अलेक्जेंडर को उठा के ले जाते हैं, जबकि कृष्णा दास ओज़लर के हाथ चढ़ जाता है। अब कृष्णा दास से इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उससे पूछा जाता है कि आखिर अलेक्जेंडर कहाँ है, जिस पे कृष्णा दास काफ़ी गुस्से में आकर अपने डिवाइस अपने थ्रोट पे लगाता है और बोलता है कि उसको मुझे सबसे पहले ही मार देना चाहिए था, और ये कह के कृष्णा दास अपनी डिवाइस तोड़ देता है। दूसरी तरफ राघवन की बीवी ओज़लर से मिलने आती है और उसको बताती है कि 1989 में राघवन मेडिकल कॉलेज में जॉब करता था, और साथ उसको ये भी बताती है कि रात के वक्त राघवन से डॉक्टर अरुण मिलने आए थे और राघवन से अपनी बहन सुजा के बारे में पूछ रहे थे, जो कि उसी टाइम पीरियड में राघवन के कॉलेज में पढ़ती थी, जिसने सुसाइड कर ली थी। अब ओज़लर की नज़र में दूसरा प्राइम सस्पेक्ट डॉक्टर अरुण देव था, और डॉक्टर अरुण देव उस वक्त विजिटिंग न्यूरो सर्जन के तौर पे आउट ऑफ सिटी होते हैं, और डॉक्टर अरुण से मिलने के लिए ओज़लर इटसेल्फ वहाँ पे पहुँच जाता है। ओज़लर डॉक्टर अरुण से कृष्णा दास के बारे में पूछता है, जिस पे अरुण साफ इनकार कर देता है। ओज़लर अरुण से राघवन के बारे में भी पूछता है कि तुम राघवन से मिलने क्यों गए थे, जिस पे वो जवाब देता है कि उसकी बहन ने सुसाइड कर ली थी और वो ये जानना चाहता है कि उसने सुसाइड क्यों की थी और उसका बॉयफ्रेंड उस कॉलेज में कौन था, जिस पे ओज़लर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी दीदी का बॉयफ्रेंड था, जिस पे अरुण जवाब देता है कि दीदी की बुक से मुझे एक पिक्चर मिली है जिससे मुझे पता चला कि उनका कोई बॉयफ्रेंड था। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डॉक्टर सेवी को हॉस्पिटल से ही किडनैप कर लिया जाता है। ओज़लर को जैसे ही इस बारे में पता चलता है वो अपने साथियों के साथ डॉक्टर सेवी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ओज़लर रास्ते में अपने साथियों को बताता है कि उसने फोटोग्राफ देखी है और फोटोग्राफ में मौजूद बैकग्राउंड में जो दरख्त है वही दरख्त उसने अलेक्जेंडर के घर में देखा है, यानी इसका मतलब ये था कि अलेक्जेंडर इस सब में इन्वॉल्व है। अलेक्जेंडर और कृष्णा दास दोनों एक ही पेज पे काम कर रहे हैं और हमसे मिलने वाला अलेक्जेंडर रियल नहीं बल्कि एक फेक पर्सन है जिसका नाम आइडेंटिटी कार्ड पे चेंज किया गया है, और रिकॉर्ड चेक करने पर यह बात कंफर्म भी हो जाती है कि अलेक्जेंडर का नेम चेंज किया गया था। ओज़लर समझ जाता है कि रियल अलेक्जेंडर सेवी को कहाँ लेके गया होगा और वो सीधा कैलीकट मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता है। अलेक्जेंडर सेवी की बॉडी पे फॉर्मोलिन डाल के उसकी बॉडी को कट करने वाला ही होता है कि वहाँ पे ओज़लर आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और उसको अपनी कस्टडी में लेके पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, और यहाँ ओज़लर अलेक्जेंडर से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है और उससे बताता है कि वो सब कुछ जानता है लेकिन ये नहीं जानता कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब हमें 1989 का टाइम दिखाया जाता है जहाँ कृष्णा दास अपने कॉलेज में परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सेवी कैसे सुजा की रैगिंग कर रहा होता है और उसका हमेशा पीछा करता रहता है और उसे तंग करता होता है, जबकि यंग अलेक्जेंडर अपने कॉलेज का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट होता है और वो हमेशा से पेशेंट्स को काफ़ी केयरफुली डील करता है, और ये बात शिवराज और उसके दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। दूसरी तरफ शुजा और अलेक्जेंडर एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं और एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आने लग जाते हैं, और ये बात सेवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो भी शुजा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होता है। और एक दिन कृष्णा दास अपने गले में गांठ की वजह से हॉस्पिटल आता है, जिसको चेक करने के बाद डॉक्टर माइनर से सर्जरी का मशवरा देते हैं और अलेक्जेंडर को इस सर्जरी को लीड करने का कहते हैं। ये जानने के बाद शिवराज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि शिवराज चाहता था कि सारी सर्जरीज की लीड उसको मिले, लेकिन सीनियर डॉक्टर्स हमेशा शिवराज को छोटी सर्जरीज लीड करने का कहते थे, जिसकी वजह से शिवराज काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता था। एक दिन अलेक्जेंडर जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है कि ऑपरेशन थिएटर में सेल्वी राज ड्रग्स ले रहा होता है, और ये बात देखने के बाद वो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से सेल्वी राज को कॉलेज से डिसमिस कर दिया जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां कृष्णा दास हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाता है ऑपरेशन के लिए, और इस ऑपरेशन को अलेक्जेंडर शिवराज के साथ लीड कर रहा होता है। ऑपरेशन के दौरान इमरजेंसी केस आ जाने की वजह से सीनियर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाते हैं और वो सारी जिम्मेदारी अलेक्जेंडर को दे के चले जाते हैं। शिवराज इस मौके का फायदा उठाते हुए और अपनी जलसी निकालते हुए कृष्णा दास की थ्रोट पे कट मार देते हैं, जिसकी वजह से कृष्णा दास का वोकल कॉर्ड डैमेज हो जाता है और उनकी आवाज़ चली जाती है, और इस चीज़ का सारा इल्ज़ाम अलेक्जेंडर के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर को 1 मंथ के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्टल में सेवी शिवराज और बाकी लड़कों को अलेक्जेंडर के खिलाफ भड़काता है और वहाँ मौजूद सेल्वीराज जो ऑलरेडी अलेक्जेंडर पे काफ़ी ज़्यादा एंग्री होता है डिसाइड करता है कि हम अलेक्जेंडर के साथ कुछ ना कुछ बुरा तो करेंगे। सो वो राघवन को अपने साथ मिलाकर अलेक्जेंडर तक पैगाम पहुँचाते हैं कि सुजा उसे एनाटॉमी लैब में बुला रही है। सो वो सुजा की बात मान के एनाटॉमी लैब में आ जाता है जहाँ उसका इंतजार पहले से ही सेवी और उसके दोस्त कर रहे होते हैं और वो उस पर अटैक करके उसको बेहोश कर देते हैं और जाके उसको स्ट्रेचर पे लिटा देते हैं और उसको बेहोश करके उसके प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह डैमेज कर देते हैं और उसको बेहोशी की हालत में अपनी साथ गाड़ी में बाहर ले जाते हैं और उसे गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बिठा के गाड़ी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट करवा देते हैं और ये शो करते हैं कि उसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुए। एक्सीडेंट की वजह से अलेक्जेंडर काफ़ी दिनों के लिए कोमा में चला जाता है। सुजा ये हालत देख के अलेक्जेंडर की काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और उसको लगने लग जाता है कि अलेक्जेंडर अब कभी दोबारा होश में नहीं आएगा, जिसके बाद वो होपलेस होकर बस के सामने आके सुसाइड कर लेती है। अलेक्जेंडर ये बात बताते हुए काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो ओजलर से कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता था और साथ ही सुजा का साथ चाहता था, लेकिन सेवी और उसके दोस्तों की जेलसी की वजह से ना सिर्फ उन्होंने उसकी ज़िंदगी ख़राब की बल्कि कृष्णदास की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अलेक्जेंडर यहाँ पे ये बात भी बताता है कि वो बार बार कोमा में आता जाता रहा, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई और उसको नहीं याद था कि उसके साथ ये सब कुछ किसने किया और कैसे किया। लेकिन जब वो एक दिन टीवी देख रहा होता है तो उसके सामने कृष्णदास का इंटरव्यू आ जाता है और उसको अचानक सब चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद वो कृष्णदास से मिला और उसने ये सब प्लान किया और बताता है कि किस तरह उसने अपने ही मिलते जुलते शख्स को दुबई भेज दिया ताकि उस पर किसी भी तरह का शक ना आ सके। सब बातें सच सच बताने के बाद वो ओजलर से रिक्वेस्ट करता है कि वो डॉक्टर सेवी से एक बार मिलना चाहता है, जिसको ओजलर मान लेता है और डॉक्टर सेवी को उसके कहने पर बुला लेता है। अलेक्जेंडर और डॉक्टर सेवी की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है, जिसमें अलेक्जेंडर डॉक्टर सेवी को कहता है कि चलो मुर्दों को ही सही, तुमने आखिर किसी को तो कट किया। फिर अलेक्जेंडर सेवी से पूछता है कि मैं इतना अरसा कोमा में रहा लेकिन तुम में से कोई भी दोस्त मुझसे मिलने भी नहीं आया और ना ही तुम लोगों ने कृष्णदास को ढूंढने की कोशिश की, जिस पे सेवी जवाब देता है कि ये कौन है और दूसरी बात पे वो जवाब देता है कि तुम्हारी ही वजह से एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से हम आज तक भुगत रहे हैं। ना तुम शराब पी के गाड़ी चलाते और ना ही एक्सीडेंट होता, जिस पे अलेक्जेंडर गुस्से में कहता है कि अपनी गलती का एहसास ना होना सबसे बड़ा पाप है, जिस पर सेवी जवाब देता है अगर ये सबसे बड़ा पाप है तो तुम्हारा गॉड मुझे पनिशमेंट क्यों नहीं दे रहा और तुम ही को क्यों सज़ा दे रहा है और तुम्हारा गॉड मुझे ही जस्टिस क्यों दे रहा है। ये बात करने के बाद सेवी वहाँ से जाने लगता है और पुलिस इंस्पेक्टर को कहता है कि थैंक यू, आपकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, जिस पे ओजलर जवाब देता है कि आई एम सॉरी कि आप मेरी वजह से ज़िंदा हैं। ये सुनने के बाद सेवी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सेवी की रिटायरमेंट के मौके पर उसकी ऑनर के लिए एक सेरेमनी रखी जाती है, जिससे सेवी एड्रेस कर रहा होता है। एड्रेस करने के दौरान उसको बार बार खांसी आ रही होती है और इसी दौरान फोरेंसिक डॉक्टर की ओजलर को कॉल आ जाती है और वो ओजलर को बताता है कि बाकी डेड बॉडीज़ की स्टडी करने के बाद उनको उनकी बॉडी से एक केमिकल मिला है जिसके अंदर एक ख़तरनाक बैक्टीरिया है जो अपना असर 7 या 8 दिनों के बाद शुरू करता है और इससे बचना नामुमकिन है। हो सकता है सेवी की बॉडी में भी वो बैक्टीरिया अलेक्जेंडर ने छोड़ा हो। अभी फोरेंसिक डॉक्टर ये सब बातें बता ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि सेवी अचानक से गिर के वहीं मर जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवराज भी अपनी गाड़ी में सुसाइड करके मर जाता है। मूवी के लास्ट सीन में अलेक्जेंडर ओजलर से जेल में मिलता है, जहां ओजलर उसे बताता है कि तुम्हारी लाइफ पे मूवी बनाने के लिए काफ़ी सारे डायरेक्टर्स और फिल्म स्टार्स मुझसे रब्ता कर रहे हैं, जिस पे ओजलर जवाब देता है कि जब वार हारने के बाद डेड बॉडीज़ मिलती हैं तो उसको खाने के लिए गिद्ध आ ही जाते हैं। फिर अलेक्जेंडर ओजलर को बताता है कि तुम्हारे मैंने एक सवाल का जवाब अधूरा ही दिया है और वो सवाल था कि मैंने सेवी की डॉटर का इंतज़ार क्यों नहीं किया और उसे क्यों नहीं मारा, जिस पे वो जवाब देता है कि इसकी वजह ये थी कि मैं चाहता था कि मैं तुमसे मिलूं और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट पॉजिटिव आए ताकि तुम्हारे अंदर वही जोश पैदा हो जाए जो तुम पहले ड्यूटी के लिए रखते थे और तुम एक अच्छे इंसान हो और हमारी किस्मत में मिलना लिखा था और अब हम जेल में रोज़ मिलते रहेंगे। और ये कह के वो जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो कहता है कि ओजलर बोन द रेसिड्यू और ये कह के वो ओजलर को इशारा दे रहा होता है कि उसकी वाइफ और डॉटर अभी भी जिंदा है। ओजलर रोज़ाना की तरह इस बार भी अपनी वाइफ और डॉटर के किलर से मिलता है और उसके सामने फूड रखता है, लेकिन इस बार वो अपने किलर से पूछता है कि तुमने मेरी डॉटर और वाइफ को कहाँ छुपाया है,
जिस पे वो किलर कहता है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं आपकी वाइफ और डॉटर को मार चुका हूँ। जिस पे ओजलर जवाब देता है कि मैं सदमे की वजह से ये सोचना भूल गया था कि तुम्हारी तरफ से मिलने वाले नाइफ और कपड़ों में मेरी वाइफ और डॉटर का ब्लड तो मौजूद है, लेकिन उस पर बोन रेजिड्यू नहीं है, जिसका मतलब ये है कि मेरी वाइफ और डॉटर अभी भी जिंदा हैं। किलर ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आता है और कहता है फाइनली आपने ये कर लिया। और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। और हो सकता है इस मूवी का पार्ट 2 भी है जिसमें ओजलर अपनी वाइफ और डॉटर को ढूंढ ले।